हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका सुथार मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत। आज हम देखने जा रहे हैं जो आपने ग्राफ देखा है, आपने कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 के अंदर जो ग्राफ बनाते हैं उनसे संबंधित एक भी क्वेश्चन आज के बाद आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हम उसके बारे में पूर्ण तरीके से डिटेल पढ़ेंगे। कैसे ग्राफ बनाया जाता है और ग्राफ से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। 3-4 प्रकार से जो क्वेश्चन पूछ रहा है सबके बारे में संपूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से शानदार बेसिक अपन तैयार करने वाले हैं। इसके बाद आपका ग्राफ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस ग्राफ से संबंधित बेसिक बताऊंगा, फिर आपको मैं एक क्वेश्चन ग्राफ से हल करके बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि आप ग्राफ के क्वेश्चन कैसा भी आ जाए उसको गलत नहीं कर सकते। क्या क्या रणनीति रहने वाली है ये विशेष करके ध्यान दे लेना। पहले हम सबसे पहली बात करेंगे, ग्राफ जो है उसको बनाने के लिए कितनी लाइनें की आवश्यकता होती है। आपको पता है, आप छोटी कक्षा में जैसे 8th क्लास को मैं बोल सकता हूँ, जब आप ग्राफ बनाते थे उसमें एक रेखा जाते थे तो वहाँ पर समीकरण थी एक। लेकिन हमारे कक्षा 10 के अंदर जो प्रश्नावली है उसका नाम क्या है, और कक्षा 9 के अंदर जो प्रश्नावली है उसका नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन एक नाम जुड़ा था युग्म 10th क्लास में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पीछे वाला कॉन्सेप्ट आपके साथ में तैयार हो जाएगा। जो भी 8th, 9th, 10th का स्टूडेंट है वो आराम से इस क्लास को देख सकता है, कहीं पर भी आपके दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ग्राफ जो है उसको बनाने का पैटर्न युग्म, यानी हम 2 इक्वेशनों को साथ में लेके हल करेंगे और उनसे ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे यानी बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर सबसे पहले अपन ग्राफ जो है वो बनाते हैं उसको कितने इक्वेशन के अंदर, 2 के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, फिर अपन उसके अंदर और गहराई से अंदर घुसते हैं उसके। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि अपने पास किसकी बात चल रही है प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान दे लेना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म की बात चल रही है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जो है वो हम कैसे बनाएंगे, ये तो होगी अपनी हेडिंग। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ग्राफ जो है वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, किसके अंदर 2 चर वाले। अब ये पूरा युग्म समीकरण रैखिक चर ये क्या है, सारी डिटेल से मैंने पिछली कक्षाओं में बता चुका हूं। ठीक है, जो हो चुका है उसको मैं छोड़ता हुआ आगे के कंसेप्ट में जा रहा हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पीछे की क्लासेस देख सकते हैं, आपको शानदार तरीके से बता रखा है। तो मैं ये काम करता हूं कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण वो ले लेता हूं। एक्चुअली कोई भी 2 ग्राफ आप समीकरण ले सकते हैं। मैं एक बार उसका व्यापक रूप ही लिखता हूं। क्या लिखता हूं? व्यापक रूप। क्या होता था? ax + by + c = 0 होता था। करेक्ट है। दूसरी बात, एक तो ले लिया, लेकिन लेनी कितनी है? 2 रैखिक समीकरण, 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण, क्योंकि युग्म लेना है, जोड़ा लेना है। तो एक और ले लेते हैं, ax + by + c = 0। तो ये 2 इक्वेशन। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये तो इसका व्यापक रूप है, तो इक्वेशन तो एक जैसे तो नहीं हो सकती। तो उसको थोड़ा सा क्रम में चेंज कर देता हूं, जैसे नाम है जो उसको अपन रख देते हैं। जैसे इसका ये 1 नंबर है, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया 1, b1, c1, a2, b2, c2। करेक्ट है, यानी 1, 1, 2, 2 नाम अपन ने गिवन कर दिया, रख दिया। अब इन दोनों को देख के हम क्वेश्चंस को, यानी कैसे कैसे क्वेश्चंस है उसका बेसिक जानना चाहते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, ग्राफ की। किसकी बात करें? ग्राफ की। ग्राफ जो है वो प्यारे बच्चों अपने पास किस तरीके से बनता है, 3 प्रकार से ग्राफ बनता है। एक्चुअली 3 प्रकार से। देखिए कौन कौन सा। सबसे पहले ग्राफ की मैं बात करूं आपके सामने तो ध्यान देना। आप कहोगे सर पहला जो ग्राफ है वो आप लोगों ने देखा था कक्षा 8th, 9th, 10th में। तीनों टाइप देख रखे होंगे, नहीं देखा है तो आज के बाद आपको ऐसा ग्राफ कैसा भी आ जाए, इस प्रकार का ग्राफ आपका गलत नहीं होगा, ध्यान देना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यानी इसके अंदर आपको 3 टाइप देखने को मिलेंगे कक्षा 8th, 9th, 10th की बात करें तो, और इनसे संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आए वो आप हल कर सकते हैं।
तो मैं आपको इन 3 टाइप के बारे में बता देता हूँ। पहला टाइप प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता था, तो आप कहोगे सर ग्राफ बनाने का तरीका तो इस तरीके से होता था कि हम एक इस तरीके से प्लस का चिन्ह बनाते थे कि नहीं बनाते थे, और फिर एक लाइन इस तरीके से खींचते थे। एक्स एक्स वाई एक्स और वाई डैश एक्स डैश, इसके बारे में संपूर्ण बेसिक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो एक बार देख लीजिए, मैं फटाफट इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपको प्लस का चिन्ह बनाना होता है प्यारे बच्चों, और इसके अंदर ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स एक्स बोलते हैं। और ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वाई एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्स। ये प्यारे बच्चों क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। ये 2-3 बातें आप लोगों को पता है, पहले से गिवन है। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि ये जो 1 नंबर चतुर्थांश है इसके अंदर प्लस प्लस का चिन्ह आता है, यानी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। कैसे? यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे वो नंबर आएंगे प्लस के, यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे वो किसके आएंगे? प्लस के, और जो बच गए उनमें नंबर किसके आएंगे प्यारे बच्चों? माइनस के। ये बात आपको लोगों को पहले से पता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना, इससे संबंधित हम काम कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात और देख लीजिए, इसको हम कहते हैं एक्स, इसको लिखते हैं एक्स डैश, इसको लिखते हैं वाई, इसको लिखते हैं वाई डैश, ठीक है? तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, एक बार नॉर्मली अपने जो बेसिक है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसा सिंबल होता है, तो मैं तीनों के अंदर ऐसा सिंबल बनाता हूं क्योंकि हमारे सामने 3 प्रकार के ग्राफ देखने को मिलेंगे। अब तीनों किस तरीके से, उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। ये लो, हमने 3 ग्राफ बना दिए, ग्राफ पेपर। अब इसके ऊपर हमारे पास ग्राफ कैसे कैसे बनने वाले उनका डायग्राम में बना देता हूं। आपने देखा होगा कई बार ग्राफ ऐसे बनाता है, आप ग्राफ बनाते हो तो एक लाइन ऐसे जाती है और एक लाइन और आके वो लाइन इसको काट के चली गई। ऐसा ग्राफ देखा है कि 2 लाइनें खींचते हैं और 2 लाइनें एक बिंदु पर क्या हो जाती है? कट हो जाती है। तो एक तो ग्राफ ऐसा बनता है। दूसरा ग्राफ की मैं बात करूं तो होता क्या है कि एक लाइन जो है वो इस तरीके से जा रही थी, ध्यान देना थोड़ा सा, ये लाइन इस तरीके से गई और इसके पीछे पीछे एक लाइन अपने और खींचा ग्राफ के अंदर, तो ये लाइन ऐसे चली गई। लेकिन ये दोनों लाइनें कहीं कटी नहीं, दोनों लाइनें कहीं पर कटी नहीं, आगे चलती जा रही है, कहीं नहीं कट रही है। इनका नाम क्या है वो भी अपन देखेंगे। अच्छा, इसकी बात करें तो जैसे मान लो हमने ग्राफ खींचा तो एक लाइन तो ऐसे आई, दूसरी लाइन खींचा, दूसरी लाइन ही प्यारे बच्चों इसके ऊपर आ गई, लाइन के ऊपर लाइन आ गई, तो इसका नाम क्या होगा? तो इन रेखाओं के 3 प्रकार से ग्राफ मिलेंगे आपको, एक तो ऐसा, दूसरा ग्राफ ऐसा, तीसरा ग्राफ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके नाम क्या है। क्या है इनके नाम? ध्यान देना, ये लाइनें एक दूसरे को काट रही है, ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखते रहना। 1 नंबर पॉइंट हो गया। 2 नंबर इनका नाम की बात कर लेते हैं कि ये जो इनका नाम जो होगा ये एक दूसरे को काटती हुई जा रही है, तो हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखाएं। करेक्ट है। इसकी बात करें कि ये दोनों कहीं पर भी काट नहीं रहे, तो आप इसको नाम बोल सकते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है? लेकिन हमें अप्रतिच्छेदी की जगह बुक के अंदर अपने पास जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं हो रही है। जब अप्रतिच्छेदी रेखा होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? समांतर रेखाएं। क्या होता है प्यारे बच्चों? समांतर रेखाएं। पता होगा आप लोगों को। पहला तो हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं, वे रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई जाए उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये देख लो, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटे, उनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो इक्वल हो यानी समान अंतर हो, उसे हम कहते हैं समांतर रेखाएं। अब बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर के अंदर ग्राफ के ऊपर ग्राफ है तो हम इसको बोल सकते हैं एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, आसन है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी बोल सकते हैं, या फिर हम दूसरी बात के अंदर इसको बोल सकते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? संपाती रेखाएं। साथ साथ तैयार कर लेना, संपाती रेखाएं। करेक्ट है। तो 3 प्रकार के ग्राफ आप लोगों ने देखे, कौन कौन से? प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं। ये 3 ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इनको अब हम बात करते हैं कि इन ग्राफ के अंदर
अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने कुछ ग्राफ पीछे हमने किए थे थोड़े से अलग थे, वो ऐसे स्क्वायर वाले बहुपद वाला वो अलग था, अपने बात जिसकी चल रही है उसी के ऊपर चले। बात चल रही है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो काम इसी के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। देखो पहली बात तो प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा के पढ़ने के बाद आपने ग्राफ से कोई दो इक्वेशनों का जब आंसर निकाले तो वो आंसर कैसे पता चले कि उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कैसा आएगा? क्योंकि रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण के अंदर हल आपको पता है, तो इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने ग्राफ का चल रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होगी उसके अंदर उसका आंसर केवल 1 निकलेगा। तो यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं में केवल एक आंसर होगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? केवल एक हल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? केवल एक हल। आप इसको अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, अद्वितीय हल भी कई बार बोला जाता है। ये बात कर रहे हैं अपन हल की, किसकी बात कर रहे हैं? हल यानी उत्तर की बात कर रहे हैं। ग्राफ बना लिया, पता चल गया प्रतिच्छेदी रेखा है, उसके बाद पता चल गया इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि एक बिंदु पर कटा है, केवल एक पॉइंट पर कटा है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। तो अब बात करते हैं इस रेखा की, कि इस रेखा के अंदर इसका आंसर कैसे पता चलेगा। आप मुझे बताओ कहीं पर रेखा कट रही है क्या? नहीं कट रही है तो आंसर कहां से आएगा? भाई कट ही नहीं रही है तो आंसर कहां से निकालूं मैं? है ही नहीं आंसर। तो मैं लिख सकता हूं इसमें कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर हम नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि कहीं पर ही कट रही नहीं है। तो आंसर क्या बताए? ठीक है, तो पहली बात होगी प्रतिच्छेदी रेखा के अंदर केवल एक आंसर होगा, समांतर रेखा के अंदर कोई आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं संपाती रेखा की। संपाती रेखा के अंदर एक दूसरे के ऊपर, ध्यान देना, यहीं पर टच 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 यानी छोटे 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 बहुत सारे बिंदु है, इसका मतलब आंसर भी बहुत सारा है। तो मैं लिख सकता हूं इसके हल जो है अनेक हल। क्या बोल सकते हैं? अनेक हल। तो ये बात आप लोगों को पता चले, पहला प्रतिच्छेदी रेखा जब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो आंसर 1, दूसरा समांतर रेखा है आंसर कोई नहीं आएगा, संपाती रेखा है आंसर बहुत सारे आएंगे। यानी 2-3 बातें आप लोगों ने देखी। अब बात करते एक और कि संगत असंगत की इसमें बात करते हैं तो क्या होता है, ध्यान देना। इसके बारे में अभी मैं पूर्ण तरीके से आपको क्वेश्चन लेके इन सबसे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरी एक्सरसाइज को सलटा दूंगा मैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। तो बात कर रहा हूं मैं इसके अंदर, जैसे भाई किसी का आंसर निकले तो उसका जो हम लिखने का पैटर्न रहेगा रैखिक समीकरण युग्म संगत होगी। तो मैं लिख सकता हूं रैखिक समीकरण युग्म संगत। ध्यान देना ये संगत अंगत क्या होता है अभी बात करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा प्यारे बच्चों? संगत होगा। क्या होगा? संगत। अच्छा इसमें कहीं पर कट ही नहीं रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा है, तो संगत कहां से होगा? तो मैं लिख सकता हूं आप ये लाइन लिख सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म संगत, तो इसमें लिख सकते हैं आप असंगत। हाँ इसमें आंसर आ रहा है तो आप इसमें लिख सकते हैं संगत। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि जिसका आंसर निकलेगा वो संगत है, जिसका आंसर नहीं निकलेगा वो असंगत है, जिसका आंसर निकलेगा वो संगत है। मामला कंप्लीट। एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक बात अपन और करते हैं इसके अंदर, वो क्या है ध्यान देना कि संगत असंगत ग्राफ बनाने के, ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं। ध्यान देना इसमें एक पॉइंट पर कटा है तो आप कहोगे सर आंसर तो एक है, इसका मतलब वैल्यू संगत है। कहीं नहीं कटा है तो इसका आंसर असंगत है। केवल बहुत सारे बिंदु पर कटा है इसलिए इसका आंसर भी संगत बोल सकते हो। आप ग्राफ को देख के बता सकते हो संगत असंगत, ये बात पता चल गई। अब बात करते हैं यदि अपने को ग्राफ नहीं दिया हो, केवल 2 इक्वेशनें दे दें और कह दें कि बिना ग्राफ के मुझे बताओ ये वैल्यू संगत है या असंगत है,
तब क्या करेंगे, तब इनके अनुपातों के बारे में चर्चा करेंगे। जो इनके अनुपात होते हैं उनसे संबंधित जो है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ध्यान देना, अनुपात के अंदर मैं बात करूं तो ये होता क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूर्ण तरीके से डिटेल से पता चलेगा। A1/A2 इज इक्वल टू नहीं होगा B1/B2। यानी मतलब क्या हुआ कि अनुपात, ये बात चल रही है अनुपात किस किस के, इस पहले वाले की अनुपात निकालो, B1 और B2 का अनुपात, C1 C2 का अनुपात। इनके अंदर कुछ मेथड है, उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि वैल्यू संगत है या असंगत है। तो पहला पोर्शन ये हो गया कि A1 A2 का अनुपात B1 B2 के बराबर नहीं आए तो वैल्यू क्या होगी, संगत होगी। क्या होगी, संगत। तो आप लिख सकते हैं तब संगत होगा, रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, संगत होगा। बात चल गई। ये कंडीशन कहीं पर भी देखने को मिले तो आप बोल सकते हैं कि सीधा सीधा संगत। अब बात करते हैं इसकी बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान देना। A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों का अनुपात बराबर, लेकिन एक का अनुपात बराबर नहीं, दो का तो बराबर है। A1 A2 B1 B2 का अनुपात बराबर है, लेकिन C1 C2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। तब मैं बोल सकता हूं, तब ये क्या होगा प्यारे बच्चों, असंगत, रैखिक समीकरण युग्म में असंगत होगा। बात क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहां लिख देता हूं, नहीं दिखाई दे रहा, ध्यान दीजिए। संगत, इसकी बात करें तो इसी फॉर्मूले के आधार पर इसको तो बताएं कि कैसे पता चलेगा। तो जब प्यारे बच्चों तीनों का अनुपात बराबर आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। रैखिक समीकरण युग्म में क्या हो जाएगा, संगत। तो अपन ने कितनी बातें क्लियर कर ली, 1 2 3 4 5, यानी 5 क्वेश्चन आप लोगों ने शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से देख लिया। अब इन पांचों से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन के अंदर सारा मामला हम निपटा देंगे। ठीक है, एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जो होगा, ग्राफ 3 टाइप से बनता है प्यारे बच्चों। एक प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का आंसर जो होता है केवल एक आता है, जिसे अपन अद्वितीय हल भी बोलते हैं। समांतर रेखा के अंदर उसका आंसर कुछ भी नहीं आता है, और संपाती रेखा के अंदर उसका आंसर बहुत सारे आते हैं। अच्छा, जिस वैल्यू का आंसर आता है उसे हम बोलते हैं क्या, संगत बोलते हैं। जिसका आंसर नहीं आता है उसे असंगत बोलते हैं, जिसका आंसर आता है उसे संगत बोलते हैं। अच्छा, संगत मंगत वाला ग्राफ नहीं हो तब हम कैसे बता सकते हैं, यदि A1 A2 बराबर B1/B2 इज इक्वल टू में नहीं है तो वैल्यू क्या है, संगत है। और जब ये 2 इज इक्वल टू ये नहीं है तो वैल्यू क्या है, असंगत। ये भी आप बता सकते हैं। जब वैल्यू तीनों बराबर है तब भी ये वैल्यू क्या आएगी, संगत। बिना ग्राफ बनाए संगत असंगत हम बता सकते हैं। कितना शानदार तरीके से हम लोगों ने इसको मतलब देखा कि ग्राफ कैसे कैसे बनेगा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन के। क्या बात करते हैं, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके ऊपर पूर्ण तरीके से डिटेल से शानदार तरीके से सारे कंसेप्ट को तैयार करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अगले जो आपके क्वेश्चन है 3.2 के, उनको हल करेंगे। और हो सकता है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन, एक एग्जांपल और एक ग्राफ का डायग्राम बना देता हूं, फिर आपको समझाने। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से आपके सामने आएंगे, किस किस प्रकार से, वो सारे टाइप्स अपन देखने चाहते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं मैं सारा साथ में ही बतवा देता हूँ कैसे कैसे हैं। ध्यान देना, सबसे पहली बात करें कि अपने पास एक रैखिक समीकरण युग्म तो दे रखा होगा, तो मैं लिख देता हूं पहले तो। जैसे क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, मान लो निम्न रैखिक समीकरण युग्म। अब कौन कौन सी, मैंने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल x + 2y 3y ले लिया, x + 3y = 6। रैखिक समीकरण युग्म लेना यानी जोड़ा लेना है तो एक और लेना पड़ेगा, तो मैंने ले लिया 2x और माइनस का 3y = मैंने ले लिया 12। ये एक एग्जांपल हमने ले लिया।
अब इससे निम्न रैखिक समीकरण युग्म से जो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछने वाला है वो ध्यान देना। पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है, वो क्या है, ध्यान दो। निम्न रैखिक समीकरण, ध्यान देना प्रश्न को ध्यान से, निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, ये आप लोगों को बताना है। अब आप संगत असंगत ग्राफ से बता सकते हैं, सीधा बता सकते हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बने तो ग्राफ थोड़ी बनाएंगे, सीधा ही बताना है, ठीक है। अच्छा ध्यान दे, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है कि अनुपातों जैसे, अनुपात कौन कौन सा आप लोगों ने पढ़ा, अभी उसका कैसे हल करते, पीछे जो भी कंसेप्ट पढ़ा था ना सारा यूज करूंगा मैं, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अनुपातों जैसे A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये अनुपात जो पढ़ा था, इससे तुलना करके, सीधा लिख देता हूं, तुलना से बताएं जो रेखाएं हैं, बताएं रेखाएं समांतर है या प्रतिच्छेदी है या समपाती है। ये आप लोगों ने 3 ही तो बात पढ़ी थी, तो ये तीनों में से आपको बताने की कैसा है, लेकिन इसके सहायता से बताना है। क्लियर। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की, एक तो आपको संगत असंगत वाला क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे भी घुमा के आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, और इससे आपको तुलना करके समांतर प्रतिच्छेदी। 3 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, निम्न जो आपको दे रखे रैखिक समीकरण, यानी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल या आलेख विधि से हल बताना। तो ग्राफ बना के उसका फाइनली आंसर बताना। अच्छा 2-3 टाइप के क्वेश्चन तो इनमें से ही बना है, मैं बता देता हूं कैसे। क्वेश्चन आपके बुक में आ रखा है, कुछ लैंग्वेज के अंदर दे रखे हैं, और उन लैंग्वेज को आपको इस समीकरण बनानी है, समीकरण बनाने के बाद इनसे आपको हल करना है, ठीक है। तीसरा 2 नंबर बात कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, और कैसा पूछा जा सकता है, आपको कह दे कि इसकी सहायता से बताओ वैल्यू संगत है असंगत है। और कैसा पूछा जा सकता है, आपको कह दे यदि ये रैखिक समीकरण संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करो, नहीं तो नहीं करो। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट में लैंग्वेज के क्वेश्चन और आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अभी अपन इन सब तीनों के बारे में, 3 ये इंपॉर्टेंट, ये 3 आप लोगों ने समझ लिए तो ग्राफ में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले 1 नंबर की बात करें, निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, कैसे पता चलता है, ध्यान देना। आप समीकरण 1 को वापस लाओ, जब मैं हल कर रहा हूं तो ध्यान देना कैसे कंसेप्ट तरीका देखना आप। पहला है x + 3y और बराबर में 6, यही है। दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में लिखा है 2x - 3y = 12, ये लिखा है। अच्छा अब देखो ध्यान से, अपने पास किसी भी रैखिक समीकरण 2 चर वाले के व्यापक रूप क्या होता था, ax + by + c = 0 होता था ना। इसके पास c होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। लास्ट में 6 बैठा है, लास्ट में 12 बैठा है, तो अब पहला काम होगा इसको व्यापक रूप में चेंज करना। किस में चेंज करना, व्यापक रूप में। तो आप लिख सकते हैं कि ax है, by है, लेकिन c यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इस नंबर को इधर लाना है। इस नंबर को कहाँ लाना है, इधर। पूरा समझना ध्यान से, ग्राफ का सारा मामला बताने जा रहा हूं मैं बढ़िया तरीके से। x + 3y, 6 अंदर आएगा, 6 किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का, और बराबर में क्या बच गया, 0। इसकी बात करूं तो मैं ध्यान देना, 2x - 3y, 12 को अंदर लिया हो तो माइनस का क्या बन गया, 12, बराबर में 0। अब ध्यान दो, व्यापक रूप बन गया ना, बना कि नहीं बना बताओ देखें मुझे। ये बना ax + by + c = 0, बनाना इस रूप में, बिल्कुल। ये भी बना ax + by + c = 0, ये बना। अच्छा इतना बनने के बाद
इतना बनाओ पहले, तो इतना बनाने के बाद संगत है संगत का कैसे पता चलता है, इस वाले फॉर्मूलों से पता चलता था, याद है ना, अभी अभी पढ़ा था अपन ने। तो उससे अपन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपके समीकरण एक है, समीकरण जो एक है उसके नाम हम क्या देते थे, 1 1 देते थे, आप लोगों को पता है। इसको हम क्या देते हैं, 2 2 नाम देते हैं। तो यहाँ से a1 तो आपके पास कुछ है ही नहीं। आप कहोगे सर इस x के पास तो कुछ बैठा ही नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो हमेशा ध्यान रखना गुणांक में एक तो होता ही है। तो x के पास कौन है प्यारे बच्चों, a1। इस x के पास कौन है, कुछ नहीं है, तो a1 की जगह 1 आएगा। क्लियर। अब देखो y के पास कौन है, y के पास b1 है। आप लिख लो, चाहे लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ। a1 आ गया आपके पास 1। अब बात करें b1 के, y के पास वाला b1 है तो y के पास कौन है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 लिख दो। c1 की बात करूं तो c अकेला है, c अकेला यहाँ पर कौन है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 चिन्ह को साथ में लेना है। ये मामला क्लियर कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, ध्यान दो। इसके अंदर बात करूं तो a2 प्यारे बच्चों कितना है, x के पास वाला 2। b2 कितना है, आप कहोगे सर y के पास वाला, तो y के पास में -3 है, तो -3। आप कहोगे सर c2 जो है वो अकेला है, c2 अकेला -12 है, तो क्या जाएगा -12। ये आपने वैल्यू निकालिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा प्रोसेस आपको लंबा लग रहा होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कब पता कर दिया कि संगत है संगत है। इतना करने के बाद आपको अनुपात निकालना है। कैसे निकालना है वो ध्यान देना, कैसे निकालना है इस बात पर ध्यान दो। आपके पास फॉर्मूला आपको पता है। आप सबसे पहले a1 और a2 का अनुपात निकालो, फिर b1 b2 का अनुपात निकालो, फिर c1 c2 का अनुपात निकालो। पहला काम तो ये करना है। बताओ a1 की जगह कितना, 1, a2 की जगह कितना, 2, तो आपने लिखा 2, ठीक है। b1 की जगह कितना है, 3, तो इस b1 की जगह 3। b2 की जगह कितना है, -3, तो आपने लिखा -3। अब देखो 3 का 3 में भाग दिया, 1 आया, और ये माइनस का माइनस। क्लियर। तीसरा बात करते हैं, c1 सॉरी माइनस से c2 आपके पास कितना है, -12, माइनस माइनस कटा, इसमें भाग जा रहे 6 का, 1/2 निकल के आया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि आपने जब इस वैल्यू का ये वैल्यू आंसर निकालने के बाद आपको संगत है संगत बताना है। पहले आप इन दोनों को चेक करो, क्या ये दोनों बराबर हैं। आपके सर इसमें तो 1/2 आ रहा है, इसमें -1 आ रहा है, तो बराबर नहीं है। तो ऐसा रूल क्या था, ऐसा रूल क्या था, ध्यान दो। अपने पास 3 प्रकार के रूल थे। a1/a2 = नहीं है b1/b2। एक तो ये था ना, जब ये दोनों बराबर नहीं हो तब उसमें आंसर क्या आता था, संगत आता था, पढ़ा था आपने। और जब a1/a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 तीनों जब में से ये वाला बराबर नहीं आए तब क्या था, उसका असंगत था। जब तीनों ही बराबर आए तब क्या था, संगत था। 3 कंडीशन पढ़ा था। तो मुझे सबसे पहले इसको चेक करना है, सबसे पहले इसी को चेक करना है, क्या a1 a2 इनका अनुपात आया क्या है, 1/2। b1 b2 -1, क्या ये दोनों बराबर नहीं है, सर बिल्कुल नहीं है दोनों बराबर। इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, संगत होगी। पता चल गया ना। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर अतः a1/a2 = नहीं है b1/b2 के। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए रैखिक युग्म, आप लिख सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक युग्म बोल सकते हैं। क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, संगत होगा। क्लियर। यानी मैं सिर्फ बताना चाहता हूं संगत कैसे पता चला। तो संगत का प्रोसेस क्या हो गया प्यारे बच्चों, दोबारा देख लीजिए। आपको सबसे पहले a1 b1 c1 का मान निकालना है, वो भी कैसे, व्यापक रूप में चेंज करने के बाद में।
ऐसे ही B2 A2 B2 C2 का मान निकालना है। फिर आपको तीनों के अनुपात निकालने। सबसे पहले इन दोनों को देखना है, यदि बराबर नहीं है तो वैल्यू संगत है, यदि ये दोनों बराबर है तो फिर तीनों को देखो, यदि तीनों ही बराबर आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, संगत। यदि ये दोनों बराबर ये बराबर नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। ये बात अपन ने पढ़ा था अभी। तो एक क्वेश्चन तो आपने हल करना सीख लिया है, संगत असंगत का कैसे बताएं, इतना सा मामला है। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको देखने को मिलेगा, हम हल करेंगे तब आप लोगों को बताएंगे। 2 सेकंड डेस्क गायब हो गया मेरा। चलो देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन होने के बाद में 2 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या पूछेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। संगत असंगत का क्वेश्चन आप लोगों को पता चल गया ना। यदि ये वैल्यू संगत है और कैसे असंगत है बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग ऐसा भी क्वेश्चन है जो है वो आप हल कर सकते हैं। 2 नंबर क्या एक बार देख लेते हैं। अच्छा 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है कि इन अनुपातों की तुलना करके बताएं रेखाएं समांतर या प्रतिच्छेदीय। मैंने हटा दिया, बाकी पोर्शंस वही है। यदि नहीं हटाता तो आंसर अपना करेक्ट था। कि जो अपन ने अभी अभी निकाला था उसके माध्यम से मैं बताऊं कि कैसे अच्छा संगत होता है और कब असंगत होता है, ये बात आपको पता चल गई। समांतर और प्रतिच्छेदी और संपाती के बारे में भी आप लोगों को पता है। ध्यान देना क्या था कि जब A1 A2 बराबर नहीं होगा B1 B2 के, तब वैल्यू तो संगत होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपने अभी भी पढ़ा था कि रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। ये बात पढ़ी थी ना। तो मुझे बताओ, आपने अभी क्वेश्चन को हल किया था, आपके पास यही आंसर आया था ना, ये आया है, तो वैल्यू क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका आंसर क्या आ गया, समांतर होगी या प्रतिच्छेदी होगी या समांतर। तो आप बोलोगे सर ये तो प्रतिच्छेदी होगी, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ये लगा है। आई बात समझ में? ये लगेगा तब होगी प्रतिच्छेदी और तब होगा संगत, और ये लगेगा तब आप कहोगे ये तो समांतर है, और जब तीनों ही बराबर आए तब आप कहोगे संपाती। क्लियर है? ये बात नॉर्मल सीखे। संपाती समांतर कैसा पता चलता है बता सकते हैं आप लोग। 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देखो बहुत जल्दी आप लोगों ने सीख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जिन बच्चों के थोड़ा सा बेसिक कमजोर होगा ना, उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। आप इस क्लास को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? और अपनी क्लास को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, और अपने जितने भी साथी हैं जो कक्षा 10th के अंदर हैं, अन्य कक्षाओं के अंदर हैं, उनको जरूर भेजना। हमारे कक्षा 8th 9th 10th की मैथ की क्लास से आपके सामने आती रहेगी सुधार मैथ क्लासेज पर, और धीरे धीरे हम क्लास 11th की मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं। यदि कोई हो अपने भाई बहन तो उनको भी जरूर बताना। ठीक है प्यारे बच्चों? चलो अब देखिए, ये 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करने के बाद 3 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये अपने बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन 6 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे तो उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो ध्यान दो, इसमें कोई भी आपको व्यापक रूप में चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा है वैसा क्वेश्चन में चला लेंगे काम, लेकिन यहाँ पर भी 2-3 स्टेप आप लोगों को ध्यान रखना है। उस स्टेप के माध्यम से हमें क्वेश्चन को हल करना है। वो क्या है देखिए, पहली बात तो यहाँ केवल x और y होना चाहिए, उनके साथ में ये संख्या जो है वो बराबर से उस साइड ही होनी चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल करेक्ट है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, प्रत्येक में जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर यहाँ जो संख्या लिखी होती है, जैसे अभी अपने व्यापक रूप में चेंज किया था, इसको चेंज नहीं करना है, उससे ग्राफ में आसानी होगी बनाने के लिए। पहली बात कंप्लीट कि यहाँ से केवल xy रखना है, बाकी जो भी केवल नंबर्स है उसको उस साइड भेज देना। 1 नंबर बात होने के बाद 2 नंबर आप लिखोगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। 2 नंबर में क्या लगाओगे, समीकरण लगाओगे। उसके बाद आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 से, क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 की प्यारे बच्चों क्या बना दोगे, सारणी। समीकरण 1 से 1 नंबर लिख दो, x + 3y = 6। और इसकी क्या बना दोगे प्यारे बच्चों, सारणी बना दोगे। और सारणी के अंदर आपको ज़्यादा कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल अपने को केवल 2 कॉलम ही बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉलम बना सकते हैं। ऊपर x नीचे y लिखना। ऐसा ही काम आपको इसमें करना है कि आप लिखोगे समीकरण नंबर 2 से। देखो कंसेप्ट में एक क्वेश्चन करा रहा हूँ शानदार तरीके से, समझना आपको। ऐसा ही पैटर्न आपको करना है, क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 12। अब आप लिखोगे इसकी भी सारणी, और सारणी के अंदर कॉलम कितने बनाओगे प्यारे बच्चों,
आप 2 कॉलम बनाओगे, ऊपर लिखोगे x, नीचे लिखोगे y, और यहाँ कितने डब्बे बनाएंगे? 2 डब्बे अपन बना लेंगे। ये बात यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद आप इसके पूरे डब्बे को कंप्लीट करोगे। इसका काम इसके नीचे करना है, इसका काम इसके नीचे करना है, ठीक है। तो नीचे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक बार साइड में कर देता हूँ। तो सबसे पहले अब करना क्या है, करना क्या है वो ध्यान देना। 2-3 बातें अब ध्यान देना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिनके अंदर हमें ग्राफ बनाने हैं, तो उसके अंदर हमें इम्पोर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रख लेना कि ग्राफ वाले क्वेश्चनों के अंदर हमें 9 से वैल्यू से ऊपर नहीं जाना है। कि जो ग्राफ में जो छोटे छोटे मैंने बिंदु बनाए हैं, जो ग्राफ पेपर होगा उसमें 9 या 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर उतने डब्बे हमें मिल नहीं पाते। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर पॉइंटों में निकाल लें, कुछ कह रहे होंगे कि मैं केवल प्लस वाला ही निकालूं, माइनस का ले ही नहीं। हाँ ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सबसे आसान तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन हो जाएं और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आए। उससे फिर कंफ्यूज हो सकते हो, बता सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको केवल एक तरीका जो मैं बता रहा हूं, आपको ग्राफ के अंदर अधिकतम 9 तक, यानी डब्बे में 9 से बड़ा मान आपके सामने नहीं दिखना चाहिए, 9 भी नहीं दिखना चाहिए। यदि प्लस का हो तो चलेगा, लेकिन मैं कोशिश ये करेंगे कि नहीं दिखना चाहिए। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको x का मान रख के देखना है। x का मान क्या रख के देखना? ये जो इक्वेशन है ना, इसमें x की जगह ऐसी वैल्यू रखो कि जो इस वैल्यू को संतुष्ट कर दे, यानी पूरा पूरा काम हो जाए। कैसे? आप x की जगह 0 लिखोगे। ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ x बराबर 0 रखने पर, कंसेप्ट क्या है, तरीका क्या है, समझना ध्यान से। 0 रखने पर इस इक्वेशन में x की जगह आपने 0 लिखा, 0 + 3y बराबर में कितना है? 6। तो यहाँ से 0 का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? सीधा 3y बराबर 6। क्योंकि 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो हम सीधा लिख सकते हैं 3y = 6। अब मुझे बताओ, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये गुणा में, और गुणा की वैल्यू उस साइड जाती है, तो भाग में 3 उस साइड जाएगा, तो 6 के भाग में चला जाएगा, और भाग देगा तो y का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2। यानी 3 के पाड़े में 6 2 बार। आपने x की जगह रखा क्या? 0। x की जगह 0 रखा, y क्या निकल के आया? 2 निकल के आया, तो एक मान अपने पास निकल गया। दूसरे की बात करते हैं, आप लिखोगे पुनः x = क्या लिखें? 1 लिखें, 2 लिखें, ये अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैसे? ध्यान दो, यदि मैं इसमें 1 रखूं तो ध्यान देना, यदि मैं 1 रखूं तो यहाँ पर 1, x की जगह 1 उस साइड जाएगा, तो 5 बच जाएगा, क्योंकि 6 में से कम हो जाएगा, लेकिन 5 आता नहीं है। 2 रखूं तो इसमें से 4 बचेगा, नहीं आता है। 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 गुणा में है, लगभग 3 से कटने वाली वैल्यू रखनी है। या बार बार प्रैक्टिस करोगे तो पता ही नहीं चलेगा, फटाफट होने लग जाएंगे क्वेश्चन। तो x की जगह 1 से नहीं बैठ रहा है, 2 से नहीं बैठ रहा है, 3 से। 3 चेक करते हैं। 3 रखने पर ध्यान देना, 3 रख दिया, कॉपी में आप बार बार प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा। x की जगह 3 और बाकी सेम लिखना है। ये देखिए ध्यान से, x की जगह मैंने लिखा 3 और ये वाला सेम लिख दिया। ये 3 प्लस का है, उस साइड जाएगा, 3 किसका हो जाएगा? माइनस का, और 3 कम कर देंगे, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, और 3 गुणा में उस साइड जाएगा, 3 भाग में, 3 का भाग देंगे तो y का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 निकल के आ जाएगा। 3 के पाड़े में 3 एक बार, यानी रखा क्या? 3, आंसर क्या आया? 1। कंप्लीट सारणी। ऐसा ही काम इसके अंदर करना है। इसके नीचे मेरी जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। इसकी बात करें 2 नंबर की, तो इसमें आप क्या लिखोगे? x की जगह 0 रखते हैं। क्या लिखते हैं? 0। तो आप लिखोगे x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो ध्यान देना, x की जगह 0, 2 का 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना, x की जगह 0 और माइनस का 3y और बराबर में 12। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि 0 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 0। तो इस पोर्शन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। -3 किस में? गुना में, तो -3 उस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, यानी 12/-3। -3 का 12 में भाग देंगे तो y का मान निकल जाएगा -4, यानी y का आंसर है -4। कब? जब आपने 0 रखा तो y का मान निकला -4। एक मान और रखते हैं, एक और सोचो, देखें। आप लिखोगे पुनः, अब बताओ x बराबर में क्या लिखूं?
यहाँ गुणा में 3 है तो 3 से कटने वाला ही होना चाहिए, यहाँ पर बचना चाहिए। चलो ठीक है, 1 रखूँ मैं तो 2 को 1 से गुणा करूँगा, 2 साइड जाएगा, कम हो जाएगा, 10 बचेगा, और 10 3 के पाड़े में नहीं आता है। यदि मैं 3 रखूँ तो क्या आएगा, ये बनेगा 6 उस साइड जाके कम हो जाएगा, पीछे बचेगा 6 आता है, 3 के पाड़े, मामला सेट हो जाएगा। इसका मतलब x की जगह प्यारे बच्चों क्या रखें, 3 रखने पर आप और भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त मैंने जो बताई थी, अपने को जो तरीका है उस तरीके के माध्यम से आपको 9 से वैल्यू ऊपर या 8 से वैल्यू ऊपर नहीं जानी चाहिए। कंप्लीट, ये बात ध्यान रखना। ये डब्बे जो भी है ना, इनमें कंप्लीट ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब आपने क्या रखा, 3, तो देखो 2 × 3, 2 × 3 और माइनस का 3y और बराबर में कितना है 12। इससे गुणा करेंगे 6 - 3y बराबर में 12। 6 प्लस का उस साइड जाएगा, 6 किसका हो जाएगा, माइनस का। 12 में से 6 कम कर दो, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, आप देखो सर 6 बचेगा प्लस का। 3 किस में, गुना में, उस साइड जाएगा, 3 किस में, भाग में, और 3 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, -2। यानी y का जो मान आ रहा है -2 निकल के आ रहा है। y का मान क्या निकल के आया, -2। यानी रखा है क्या, 3, आया क्या, -2। ये बात आपको इस तरीके से क्वेश्चन को, पहला काम तो होगा टेबल बनाना। टेबल इस तरीके से बनाने, ये कंसेप्ट आपको लिखना भी है। उसके बाद अब ग्राफ में क्या क्या अपने को लिखना है, कैसे कैसे बनाना है, उसके अपन बात करते हैं। तो ये मामला आप सारा समझ चुके होंगे। अलग अलग मान भी आप रख के निकाल सकते हैं, प्लस का भी निकाल सकते हैं, माइनस वाला भी निकाल सकते हैं। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर टेबल के अंदर प्लस माइनस दोनों है, तो अपने सारे चतुर्थांश है वो काम आएंगे। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रख लेना। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप मैक्सिमम मान 8 से ऊपर ना जाएं, जितने अपने डब्बे होते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर के अंदर हम इसको बीचों बीच में बनाएंगे प्लस का चिन्ह, उसके आधार पर ही हम ग्राफ बनाएंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन हो आप हल कर सकते हैं। देखो ये ग्राफ का सिंबल होता है, इसको लिखते हैं x से, x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये मूल बिंदु होता है जिसको अपन O से लिखते हैं। ये बात आप लोगों को पता है। अच्छा, अब आप लोगों को क्या करना है, इतना ग्राफ बनाने के बाद आपको इन दोनों को देखना है, और इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है संख्या के अंदर। आप कहोगे सर 4 बड़ा है, देखने में, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल नंबर को देखने में 4 बड़ा है, तो 4 जो बड़ा है तो आपको कहाँ तक जाना है, 4 डब्बे तक, यानी नंबर 4 तक लगा लो, काम कंप्लीट। 5 तक लगो, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लगा लेता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 तक लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 तक लगा लो, 8 तक लगा लो, लेकिन यहां जितने हो गए वहां तक लगाना जरूरी। अब यहां आपने 15 लिख दिया तो 15 ग्राफ में कहाँ बनाओगे, है ना। तो ये बात थोड़ी सी आप सोचो ध्यान से। इसी प्रकार इस साइड किसका होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर किसका होता है, प्लस का 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक लेना, 6 तक ले लो। यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -6 तक ले लेते हैं। तो ऐसे आप ले सकते हैं 7 तक 8 तक 9 तक 10 तक, जितने आपके पास डब्बे हैं, बाकी अपने ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ठीक है, अब ध्यान दो, जो भी मेरे जो बच्चे देख रहे हैं, आपको ये काम कॉपी में करना है। ठीक है, जो मुझे रोजाना कार्य कंप्लीट करके भेजते हैं, तो आपको ये कॉपी में करना है। करने के बाद अगले क्लास में इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये सारा मेथड जो भी बता रहा हूँ करना है कॉपी के अंदर। 3.2 लगा के कक्षा 10 वाले बच्चे लिखेंगे, और भी जो बच्चे हैं वो लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में नोट लगा के। अच्छा ठीक है, इतना करने के बाद अब ध्यान दो, सबसे पहले इसको चेक करना है। इस ग्राफ में आप इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, इसका नाम C दे दो, इसका नाम C दे दो, इसका नाम आप D दे दो। ठीक है, नाम देने के बाद ग्राफ में लगाते हैं इसको। देखो कैसे लगाते हैं, ये x पर आता है तो x वाली लाइन ये नीचे वाली क्षैतिज वाली x है, ये, और ये ऊर्ध्वाधर जो है वो आपके पास क्या है, y-x है। तो x की जगह 0, y की जगह 2, x वाली लाइन पर 0 और y की जगह प्लस का 2, तो ये बैठा। तो पहला बिंदु कहाँ निकल के आएगा, इस साइड, यहाँ पर। कंप्लीट। इसका नाम आपने क्या लिखा, a, क्या लिखा प्यारे बच्चों, a, और a का निर्देशांक क्या है, 0,2, क्योंकि आपने ये लिखा है 0 और 2 वाला। फिर बात करते हैं 2 नंबर, 3 और 1, x पर 3 y पर 1, x पर 3 ये रहा,
y पर 1 यानी बिंदु यहाँ निकल के आएगा, तो यहाँ पर हमने इस बिंदु को लगा दिया। इसका नाम है b, ठीक है। आप इसके निर्देशांक भी साथ साथ लिख सकते हैं, b के निर्देशांक 3,1, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, चलो एक बार निर्देशांक में हटा देता हूँ, आप लिख देते, मैं सीधा ही बताना चाहता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं हो, एक बार इसको बाद में लिखेंगे। ये हो गया a, ये हो गया b। इतना होने के बाद आप इसकी लाइन खींच दो। क्या खींच दो? लाइन खींच के इसको कंप्लीट कर लो। जब आप इसकी लाइन खींचोगे इस तरीके से, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जाएगा आगे। क्लियर? तो ये जो लाइन जा रही है वो आपको इस तरीके से यहाँ से कटती हुई इस तरीके से जाएगी। जाने के बाद इस लाइन की जो इक्वेशन है, आपने इस लाइन किस लाइन की बनाई है, तो आपने इस समीकरण की बनाई है, उसको लिख दो x + 3y = 6, x + 3y = 6। ये इसकी होगी 1 नंबर लाइन। अब 2 नंबर जो समीकरण थी उसकी बात करते हैं। x पर 0 y पर -4, x पर 0 y पर -4, x पर 0 y पर -4 नीचे है, तो यहाँ पर निकल के आएगा बिंदु, इसका नाम है हमारे पास C। क्या नाम है प्यारे बच्चों? C। नेक्स्ट बात करें D की, तो x पर 3 y पर -2, x पर 3 देखना है, y पर -2 देखना है। x पर 3 ये रहा और y पर -2 देखना है, यानी कुछ मिला के यहाँ पर x पर 3 y पर यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। x पर 3 y पर -2, x पर 3 y पर -2, यहाँ से आप इसको क्या कर दोगे? बिंदु D दे दोगे। कंप्लीट। इन दोनों को भी अब क्या कर दोगे? आप मिला दोगे। मिला देते हैं, देखिए इस तरीके से आप इनको भी क्या कर दोगे प्यारे बच्चों? मिला दोगे। मिलाने के बाद इस लाइन की भी आप इक्वेशन इसके ऊपर लिख दोगे। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी? 2x - 3y। देखो ये इतना काम करने के बाद अब देखो ये ग्राफ प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ संगत है संगत? आप कहोगे सर ये तो एक बिंदु पर कट रहा है, इसका मतलब आंसर तो एक है, आंसर एक है, इसका मतलब संगत है। बात कंप्लीट, वेरी गुड। दूसरी बात, ये ग्राफ है कैसा? आप कहोगे सर ये तो प्रतिच्छेदी। बिल्कुल करेक्ट है। अब अपने को ग्राफ के आधार पर लिखना कैसे, उसकी बात करते हैं। ABCD आपने जो भी नाम दिया, जो भी है, आप मुझे बताओ ये कटा कहाँ पर? आपके सर यहाँ पर कटा है। अच्छा, इसके निर्देशांक क्या है? किस बिंदु पर कटा है? हमेशा ध्यान रखना, निर्देशांक को पहले x लिखते हैं, बाद में y को लिखते हैं। तो x वाली लाइन पर कहाँ पर कटा है बताओ? x वाली लाइन पर यहाँ कटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर आ गया आपके पास कितना प्यारे बच्चों? 6। तो आप कहोगे 6 आया, ठीक है। और यहाँ y वाली पर कितना कटा? तो इसके सामने y पर देखो क्या है? 0। तो 6,0 आपका आंसर आ गया। यानी पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है। ध्यान देना, ये होता है x, ये होता है y। तो x का मान 6, y का मान 0, ये आंसर निकल गया, ठीक है। अब ध्यान देना, इस ग्राफ से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है। कैसे? कि इस ग्राफ में बनने वाला एक त्रिभुज है जो इस y x को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काटता हुआ जा रहा है, तो उसमें बनने वाले त्रिभुज को छायांकित कीजिए, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, उनके बारे में भी हम बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इतना काम होने के बाद आंसर दिया हो गया 6,0, यानी इन समीकरणों का आंसर निकल गया। क्या निकला? x की जगह 6, y की जगह 0। बिल्कुल। अब लिखना है पैमाना। क्या लिखना है? पैमाना। ये इंपॉर्टेंट है, पैमाना भी लिखना जरूरी है। पैमाना देखिए, पहले लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y, x पर एक बड़ा खाना, वो अपन क्या लिख देंगे? 1 इकाई। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? 1 इकाई। ऐसा ही क्या कर देंगे? y वाले में लिख देंगे कि y पर एक बड़ा खाना 1 इकाई का, या 1 सेंटीमीटर का भी आप लिख सकते हैं। तो ये पोर्शन पैमाने लिखना, ये मेथड जो है पूरा डिटेल से काम करना। अब ध्यान देना, इसका आंसर क्या निकला? 6,0, यानी x की जगह 6, y की जगह 0, यानी x और y का मान निकल चुका है। लास्ट में फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? आपको हल पूछा है, देखो क्या पूछा था? ग्राफीय विधि से हल पूछा है। हल तो निकल गया, लिखने का पैटर्न क्या होगा वो देखिए। तो आप लास्ट में लिखोगे अतः ग्राफीय विधि से हल, या फिर आप बोल सकते हैं निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल, यानी अतः x = 6 व y = 0 होगा। देखो मैंने फाइनली आंसर ऐसे लिख दिया। यदि आपको कहें कि ग्राफ बनाए, इसमें आप 1-2 लाइनें और भी लिख सकते हैं। मैं हर बार आपको लिखाता भी था, वो भी हम लिख सकते हैं। मैं बोल देता हूँ क्या है, आप लिख लेना कॉपी में। आप लिख सकते हैं अतः
दोनों समीकरणें या बोल सकते हैं दोनों रेखाएं, या लिखा देता हूं, चलो छोटो लिखा देता हूं मैं, इसको हटा के पहले लिखा देता हूं। हम लिख सकते हैं दोनों रेखाएं, या मैं बोल सकता हूं इनको समीकरण, क्योंकि समीकरण से ही तो रेखा बनी है। दोनों रेखाएं 6,0 पर प्रतिच्छेद करती है, 6,0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः x बराबर होगा 6 व y बराबर होगा 0। ये बात हमें फाइनली आंसर लिखना है लास्ट के अंदर। प्रतिच्छेद कर रहा है, और यदि संगत है संगत का पूछे तो भी हम बता सकते हैं कि वैल्यू संगत है। क्लियर है? आंसर 1 निकलेगा, निकल गया 1, क्योंकि एक बिंदु पर कटा है तो आंसर रहेगा 1। तो ये पूरा मेथड मैंने आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ के बारे में क्या क्या डिटेल होती है, पूरा विस्तार से बता दिया। इस ग्राफ बनाने में आपको क्या क्या विशेषताएं ध्यान रखनी है, एक बार दोबारा मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूं। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ जो है, उस ग्राफ को बनाने के लिए इस इक्वेशन के अंदर आपको बराबर में नंबर लिखना है, यानी इधर केवल x और y रखना है, x और y रखना है, पहला काम। दूसरा काम, इस समीकरण को लिखोगे, फिर इस समीकरण की सारणी बनाओगे, इस समीकरण लिखोगे, इसकी सारणी बनाओगे। सारणी के अंदर 2 कॉलम में आपको मान निकालने अलग अलग। आप x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रखनी है, 8-9 से ऊपर नहीं रखना है, जिससे अपने ग्राफ के अंदर आ सके। माइनस की भी ले सकते हैं, प्लस की भी ले सकते हैं। x की जगह 0 लिखा है, x की जगह 3 लिखा है, तो y का मान अपने आप निकल जाएगा। आप इसकी जगह -3 या कुछ और भी लिख सकते हैं, माइनस की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के बाद आप दोनों सारणियों को देखेंगे, सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा उसके आधार पर ग्राफ में नंबरिंग करोगे। नंबरिंग करने के बाद आप 1 नंबर सारणी को लेओगे और उसके A और B और C और D नाम लिखने के बाद आप कैसे इसकी रेखा बनाओगे, फिर इसकी रेखा बनाओगे। दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ग्राफ संपत्ति कैसे बनेगा, समांतर कैसे बनेगा, वो अपन जब एक्सरसाइज 3.2 करेंगे 10th क्लास की, उसके अंदर अपन देखेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को कॉपी में भी कंप्लीट करना है। धन्यवाद। अपनी क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।